हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल तेरा भाई ट्रेवल्स पर। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें यूके की असलियत बताई जाएगी। यूके आकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसी वीडियोस हम अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एजेंट्स से सुनते रहते हैं, लेकिन क्या यूके आना एक बड़े जाल में फंसना है और क्या वहाँ रहकर हम पैसे बचा सकते हैं? यूके में असल में कमाई कितनी होती है, आज हम इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, क्योंकि हर कोई अच्छी अच्छी चीजें दिखाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी भी लोगों को विदेश आने से पहले पता होनी चाहिए। यूके की असल सच्चाई बताने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोज लाता रहूं। मैं आपको पहले ही बताऊं कि ये वीडियो सिर्फ रियल फैक्ट्स के बेस पर ही बनाई गई है, इसमें किसी को भी डीमोटिवेट नहीं किया गया। यूके के बारे में सिर्फ जो सच्चाई है वही बताई गई है। यूके एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि नंबर 1 एक्सपेंसिव। अगर दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए तो यूके में स्टडी से लेकर सिटीजनशिप लेने तक सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे कि 2021 में मैं स्टूडेंट वीजा पर यूके में आया था। यूनिवर्सिटी की फीस नियर अबाउट 13,000 पे की, फिर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए नियर अबाउट 1,963 पाउंड्स देने पड़े। एक साल PSW वीजा लेने के बाद मुझे स्किल्ड वर्कर वीजा मिला, जिसकी एप्लीकेशन फीस और IHS मिलाकर 6,926 पाउंड्स लगाने पड़े और ये सिर्फ 5 साल की फीस थी। जो चार्जेस मैंने बताए हैं ये सिर्फ एक पर्सन के हैं, इसमें किसी भी फैमिली मेंबर को शामिल नहीं किया गया है। ये सारे खर्चे मैंने यूके में PR लेने से पहले किए हैं। जब मैं ILR मतलब कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करूंगा तो उसकी फीस कम से कम 3,050 पाउंड होगी और फ्यूचर में ये इससे ज्यादा भी हो सकती है। फिर ILR मिलने के बाद जब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करूंगा तो उस समय एप्लीकेशन फीस 1735 पाउंड होगी, जो फ्यूचर में और बढ़ सकती है। अगर इन सारी एप्लीकेशन चार्जेस का कंपेरिजन कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से की जाए तो यूके के एप्लीकेशन खर्चे काफी ज्यादा हैं। इस कंपैरिजन की मैंने एक PDF भी तैयार की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नंबर 2 लेस सेविंग्स। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कह देते हैं कि यूके में मंथली 3-4 हजार पाउंड आसानी से कमाए जा सकते हैं, लेकिन असल सच्चाई ये है कि कमाई और सेविंग्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो स्किल्ड वर्कर वीजा पर है उसकी मंथली इनकम नियर अबाउट 2200 पाउंड होती है। इसमें से वो इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस के तौर पर नियर अबाउट 322 पाउंड देता है। फिर 250-300 पाउंड रेंट में जाते हैं, जो कि सिटी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकते हैं। 250-300 पाउंड की ग्रोसरी, 100 पाउंड ट्रैवल, और अगर किसी के पास गाड़ी हो तो खर्चा 200-300 पाउंड तक चले जाता है। बाहर खाना पीना, मोबाइल बिल्स और आउटिंग वगैरह का खर्चा कम से कम 100 पाउंड का माना जा सकता है, जो इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। एक बात याद रखे, जहाँ ना तो कोई मॉर्गेज ऐड किया गया और ना ही किसी फैमिली के खर्चे को। अगर किसी के बच्चे हो तो ये खर्चा और भी ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिलाकर 2200 पाउंड की सैलरी में से 800 से लेकर 1000 पाउंड तक की सेविंग हो सकती है। ये सेविंग्स पर पर्सन की है। जो बातें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, असल रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। नंबर 3 मॉर्गेज। हर इंसान का सपना होता है कि वो विदेश में अपना घर जरूर ले, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं वहाँ हम रेंट के घरों में नहीं रहते, हमारे अपने खुद के घर होते हैं। जब हम यूके में घर लेने के बारे में सोचते हैं तो जहाँ पर घर 2 लाख पाउंड के ज्यादा के मिलते हैं, ये प्राइस सिटी के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा हो सकती है, जैसे कि लंदन, बर्मिंघम, साउथहॉल। सच बात तो यही है कि 2 लाख पाउंड किसी के पास एक साथ नहीं होते, इसलिए घर मॉर्गेज पर लेना पड़ता है। मॉर्गेज के लिए डाउन पेमेंट 10% से 30% तक हो सकती है, जो कि 10,000 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड हो सकती है। इतनी अमाउंट में आप सिर्फ घर में रह सकते हैं। बाकी के पैसे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देने पड़ते हैं, जो कि कम से कम 500 पाउंड पर मंथ होती है। ये इंस्टॉलमेंट्स 20 से लेकर 35 साल तक चलती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पर मंथ में 800 से लेकर 1000 पाउंड तक की सेविंग हो सकती है। अगर आपको 500 पाउंड मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट देनी पड़े तो आपके पास आखिर में सिर्फ 400-500 पाउंड ही बचते हैं। नंबर 4 चाइल्ड केयर। इसके अलावा अगर कोई मैरिड है तो उसे अपने पार्टनर के साथ साथ बच्चों की केयर भी करनी पड़ती है। जब तक सिटीजनशिप नहीं मिलती तब तक बच्चों के लिए सिर्फ स्टडी ही फ्री होती है, इसके अलावा उन्हें कोई और बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ता है, क्योंकि पर पर्सन पूरे घर का खर्चा नहीं उठा सकता। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि हस्बैंड रात को काम करता है और वाइफ दिन में बच्चों की केयर करती है।
जहाँ फिर कभी वाइफ को नाइट शिफ्ट में जाना पड़ता है और हस्बैंड को दिन में बच्चों की केयर करनी पड़ती है। बच्चों के साथ खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी वीज़ा के लिए फीस भी देनी पड़ती है जो कि एक आम अडल्ट की तरह ही होती है। नंबर 5, लिविंग इन फियर। जैसे कि मैंने पहले बात की थी, चाहे आप स्टडी वीज़ा पर आए हो, आपको हर समय यही डर लगा रहता है कि अगर आप फेल होगे तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आप स्टडी पूरी कर भी लेते हो तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ 2 या 3 साल का होता है। जो लोग वापस जाना चाहते हैं वो तो जो पैसा कमाते हैं उन्हें लेकर चले जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने यही रहना है तो उसे अपना स्टेटस लीगल बनाए रखने के लिए या तो बिजनेस खोलना पड़ता है या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा लेना पड़ता है, जो कि 80% लोग बाय करते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो या स्किल्स हाई डिमांड में हो तो बिना पैसे दिए भी वीजा मिल सकता है, लेकिन जो फीस मैंने पहले बताई है वो तो हर हालत में देनी ही पड़ती है। अब मान लो अगर 5 साल का स्किल्ड वीजा मिल भी जाए तब भी ये डर बना रहता है कि कहीं एम्प्लॉयर जॉब से निकाल न दे, जहाँ कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसपे पीआर लेने में दिक्कत हो जाए। ये डर हर पर्सन को हमेशा सताता रहता है। सोशल मीडिया पर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि यूके में सिर्फ 5 साल रहने पे ही पीआर मिल जाती है, पर वो ये नहीं बताते कि इन 5 सालों में आपको अपना स्टेटस लीगल रखना, टैक्स भरना और सैलरी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। यूके में आना आसान है, लेकिन जहां लीगली रहकर पीआर लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 6, गवर्नमेंट चेंज एंड न्यू रूल्स। आप जानते ही है कि यूके में गवर्नमेंट बदलते ही न्यू रूल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ये रूल्स अक्सर इमिग्रेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो वीजा से जुड़े हो या फिर फीस की राइज में हो। ये न्यू रूल्स ज़्यादातर इमिग्रेंट्स के फेवर में नहीं होते, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट हर दिन इमिग्रेंट्स को लेकर हार्ड रूल्स बना रही है। ये सारे रूल्स इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। नंबर 7, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन। यूके में इन्फ्लेशन हर साल करीब 2 से 3% के हिसाब से बढ़ती रहती है। हालांकि आवली रेट भी बढ़ता रहता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन के मुकाबले काफी कम होता है। इस एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन में हमारे अपने देश में आना जाना भी शामिल है, जो कि हर इमिग्रेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन इसी में हजारों पाउंड खर्च हो जाती है। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने इसमें किसी दूसरे देश या यूरोप ट्रैवल के खर्चे को शामिल नहीं किया है। अगर आप साल में एक बार यूरोप या किसी और देश में टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल बर्डन और भी बढ़ जाता है। असल में अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो ये सारे खर्चे में से आधे से ज्यादा खर्चा सिर्फ सिटीजनशिप लेने तक का होता है, ताकि हम अपना स्टेटस लीगल रख सकें। सिटीजनशिप मिलने के बाद हम कुछ बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन तब तक इमिग्रेंट्स लाखों पाउंड्स खर्च कर चुके होते हैं। गवर्नमेंट ने जहां का सिस्टम ऐसा जाल बना रखा है कि जिसमें सबको फंसना ही पड़ता है और इसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि जहां कमाई हो जाती है, लेकिन कमाई के साथ साथ खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हमारे देश में कोई एक बंदा भी गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो अकेला ही पूरे घर को चला सकता है और सारे फैमिली मेंबर्स को खाना खिला सकता है, लेकिन जहाँ सभी लोग काम करने के बावजूद भी कुछ नहीं बचा सकते, क्योंकि इस सिस्टम को बनाया ही ऐसा गया है, जो सच में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।